नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी, सियासत का एपिसेंटर दिल्ली का जंतर मंतर आखिर अचानक रांची कैसे शिफ्ट हो गया है। 18% दर्शकों ने सियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी जानने में आज अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सिनेमा के पर्दे से सीधे सत्ता के रण में, क्या तमिलनाडु की सियासत में होने जा रही है रांझना स्टार धनुष की वाइल्ड कार्ड एंट्री? विजय के लिए नई चुनौती बनेंगे? 23% दर्शकों ने यह खबर देखनी चाहिए। 7:28 पर डिटेल में इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं। क्या अब झारखंड की जमीन पर कॉकरोच अपना डेरा डालने वाले हैं? इस बड़ी खबर और सियासी वार पलटवार का पूरा सच क्या है, इस खबर को 26% दर्शक आज देखना चाहते हैं। आगे डिटेल में इस पर बात करेंगे। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 33% दर्शकों की पहली पसंद और आज की हमारी लीड स्टोरी है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी पूरी तरीके से राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की नई पीढ़ी की नीयत पर आखिरकार कौन शक कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो मोहन भागवत की बात को नहीं सुन रहे हैं? ये आज की बड़ी और सबसे प्रमुख कहानी है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद देश का जेन ज़ी लगातार सुर्खियों में। कोई जेन ज़ी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो कोई इन युवाओं पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इनके बीच में खड़े जेन ज़ी कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं। अब सवाल यह कि जेन ज़ी आखिर हैं कैसे? क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने वाली रील्स जनरेशन है, या फिर देश की दिशा और दशा बदलने वाला एक कोई नया सियासी तूफान है? आज देश में जेन ज़ी को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए दिखाई देते हैं। कुछ लोग जेन ज़ी के पक्ष में खड़े हैं तो कोई विपक्ष में है। लेकिन जो वर्ग सीजेपी या सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करने वालों की नीयत और सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े अगुवा के तौर पर अब मोहन भागवत सामने आए। अथ श्री भागवत कथा, ये सारा का सारी स्टोरी, ये सारा का सारा विवाद मोहन भागवत के 24 घंटे पहले दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान के बाद शुरू हुआ। कुछ लोग जेन ज़ी के पक्ष में, जैसे मैं कह रहा था, खड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग जेन ज़ी के विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन जो वर्ग सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों की नीयत और सोच पर सवाल खड़े कर रहा था, उसी दक्षिणपंथी धड़े के सबसे बड़े लीडर ने कह दिया है कि जेन ज़ी ईमानदार है, उसको राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल नहीं कह सकते। जी हां, ये बेहद अहम बयान दिया है आरएसएस के सर्वे सर्वा सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तुलना करते हुए कहा कि जेन ज़ी तो पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और राष्ट्र के लिए ज्यादा समर्पित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन ज़ी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक लंबा संवाद किया, डायलॉग किया, बातचीत की, सवाल जवाब किए। संघ प्रमुख ने कहा कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन हो गया। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन ज़ी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन ज़ी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल। मोहन भागवत ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर यह बातें कही। इस कार्यक्रम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। संघ प्रमुख ने इस मंच से शिक्षा का बजट 6% फिक्स कर देने की मांग की, यानी साल में जो बजट बनता है सरकार का, उसमें 6% सिर्फ शिक्षा पर ही केंद्रित हो। देश में लंबे समय से GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की मांग उठती रही है। देश में इस समय शिक्षा बजट कुल बजट का सिर्फ 2.6% है, जो पिछले कई सालों से लगातार गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस ग्राफिक्स में आप समझ सकते हैं। 23-24 में शिक्षा बजट 2.7% था, 18-19 में 3.48% था और 13-14 में, आज से करीब 12 साल पहले, ये 4.6% था। अब मोहन भागवत ने भी शिक्षा बजट
6% करने की मांग का समर्थन करके जेन जी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनकी मांगों को समझा जा रहा है और युवाओं को सशक्त और ईमानदार भविष्य की पीढ़ी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जिस मंच से मोहन भागवत जेन जी के बारे में बातें कर रहे थे, उसी मंच पर उनका इंटरव्यू लेने वाले मिलेनियल जनरेशन के ऋषभ शाह भी थे, जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने ऋषभ शाह के साथ एक खास बातचीत की है, जो कुछ ही देर में टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। उस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ऋषभ शाह को कौन सी लगी, क्योंकि वो सीधे मंच पर बैठे सवाल जवाब कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। ऋषभ, एक दो चीज़ें जानना चाहूँगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनका जो बयान था एक कि आज की जेन ज़ी बहुत ईमानदार है, उनका गुस्सा जायज़ था, विरोध संवाद का एक तरीका है, संवाद होना चाहिए, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही एकोमोडेटिव अप्रोच दिखा जेन ज़ी की तरफ सरसंघ चालक का। क्या आपके हिसाब से ये बेस्ट जवाब था उस पूरे 1 घंटे का, या आपके हिसाब से सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? मेन मुद्दा जो नीट और सीबीएसई का था, उससे बड़ा मुद्दा था एजुकेशन का, और वो एजुकेशन का मुद्दे पे उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी, जो 68 के कोठारी कमीशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने निकाला था कि 6% शुड बी रिजर्व्ड फॉर एजुकेशन, 6% ऑफ आवर बजट। वो 86 में रिवाइज हुआ था और 2020 में एनईपी में भी सेम चीज बोली गई थी, पर कोई सरकार ने अब तक वो प्रॉमिस नहीं की थी। पहली बार मैंने सुना कि 6% विल बी गिवन टू एजुकेशन, और वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सेइंग दैट समबडी हैज थॉट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो वो एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश का युवा सीधे सिस्टम से टकरा रहा है, सवाल पूछ रहा है और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखता है। संघ प्रमुख सरसंघ चालक हैं, यानी आरएसएस में सबसे पावरफुल शख्सियत है। उनकी हर बात बड़ा संदेश देती है। मोहन भागवत जानते हैं कि युवाओं का गुस्सा दबाने से नहीं, संवाद से शांत होगा, लेकिन इस मुद्दे पर खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर विचारों की अलग अलग धाराएं बीते 15 दिनों में देखने को मिली हैं। देखिए जरा कि इन आंदोलनों के पीछे देश की और विश्व की वो ताकतें हैं जो चाहती हैं भारत विकसित भारत ना बने, समर्थ भारत ना बने, शिक्षित भारत ना बने, बल्कि भारत इसको बर्बाद किया जाए। तो लिमे साहब और इंद्रेश कुमार जी आरएसएस की जो टीम है, जो सरसंघ चालक की टीम है मोहन भागवत की, उस टीम के सदस्य हैं। इंद्रेश कुमार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अतुल लिमे सह सरकार्यवाह हैं, यानी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। इन नेताओं के विचार और नीतियां संघ और देश की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि एक तरफ जहां संघ का शीर्ष नेतृत्व युवाओं को ईमानदार और देशभक्त पीढ़ी बांधकर संवाद कायम करने की बात कर रहा है, वहीं इंद्रेश कुमार और अतुल लिमे जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी उसी छात्र आंदोलन को, जो कि जंतर मंतर पर हुआ, उसको साजिश और सुरक्षा तंत्र के लिए खतरे के चश्मे से देखते हैं। ऐसे लोगों से मोहन भागवत जी को सवाल जरूर पूछने चाहिए। आरएसएस के जिस अनुशासन और वैचारिक एकजुटता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, वहां किसी एक बड़े मुद्दे पर ये अलग अलग बयान वाकई में चौंकाने वाले हैं। अब इसी को लेकर विपक्ष ने संघ पर हमला बोला है। Do you have to say anything, ma'am? You have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-national. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. मोहन भागवत जी आदरणीय हैं, वो आजाद है, जो करना करें, उनको डायरेक्शन तो इनको देना चाहिए ना। आज हर कोई देश में जेन जी कर रहा है, लेकिन इस नाम के पीछे 3 अलग अलग वजह हैं। एक तरफ वो माँ है जिसे अपने बच्चे के भविष्य और सुरक्षित कल की चिंता है, दूसरी तरफ वो युवा हैं जिनसे डिग्रियों के अंबार के बीच एक अदद नौकरी और पारदर्शी सिस्टम की चिंता है, और तीसरी तरफ देश की सियासी पार्टियां हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों का गणित साधने की चिंता है। 2029 के आम चुनावों तक देश के लगभग 40 करोड़ मतदाता इसी नई पीढ़ी के होंगे। यही तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथों में होनी चाहिए। ये पीढ़ी बंद कमरों के फैसलों पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और पारदर्शी नतीजों पर भरोसा करती है। ये किसी एक पुरानी विचारधारा के खांचे में फिट नहीं होते हैं। इनके लिए जमीनी मुद्दे सबसे ऊपर हैं। जेन जी उपदेश सुनने की बजाय बराबरी के स्तर पर चर्चा करना चाहते हैं, और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक हर नेता आज जेन जी के सुर में सुर मिलाने की होड़ में लगा है। राजनेता समझ चुके हैं कि ये पीढ़ी केवल रैलियों में ताली बजाने वाली भीड़ नहीं है,
बल्कि ये वो युवा हैं जो सवाल पूछती है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करती है और जब गुस्सा होती है तो जंतर मंतर जैसे मंचों से पूरे देश का ध्यान भी खींच सकती है। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी देर रात हाय फ्रेंड्स वाले कैजुअल अंदाज में रील्स बनाते हैं, एग्जाम वॉरियर्स के तौर पर छात्रों को दोस्त बताते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को युवाओं की भाषा में संवाद करने की इंस्टाग्राम पर उतरने के निर्देश भी देते हैं, सलाह भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संघ की तरह बीजेपी के कई सांसद और नेता अपने बेतुके बयानों से पीएम मोदी की पूरी डिजिटल मेहनत पर पानी फेरते जा रहे हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। ये छात्र का आंदोलन नहीं है, ये अर्धकों का आंदोलन है। ये छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन। यहाँ सब कुछ वक्त, माहौल और सत्ता के समीकरणों से तय होता है। सियासत वाकई समय, दबाव और नफे नुकसान का ऐसा खेल है जहां बड़े से बड़े दावों और कड़े अल्फाजों की मियाद बहुत छोटी होती है। अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लीजिए। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा हमने शो में दिखाया था, कंगना रनौत सड़कों पर उतरे जेनजी युवाओं को गटर जनरेशन बोल रही थी, जनरेशन गटर ये कहकर कह रही थी। लेकिन आज संसद के बाहर उनके सुर 180 डिग्री से बदल चुके थे। अब वही युवा उनके लिए देश की शक्ति और धरोहर बन चुके हैं। कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से, अपने मुखर व्यक्तित्व की वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। कंगना रनौत ने कई बार संघ को, पार्टी को बैकफुट पर डाला है अपने बोलने की आदत की वजह से, और कई बार उनको नोटिस भी किया गया है और कई बार पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने उनको चुप रहने की सलाह भी दी है। लेकिन आजकल वो रोज बोल रही हैं, खूब बोल रही हैं, बकौल बोल रही हैं। वो राहुल गांधी पे हमला करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी पे हमला करते करते कब वो जनरेशन नेक्स्ट पर यानी जेन जी पर हमला कर देती हैं, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जेन जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे, तमाम जो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो पता चलेगा कि कंगना जी के बारे में जेन जी क्या सोचती है, उनकी टिप्पणियों पर जेन जी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंगना रनौत भी इसको देख रही होंगी, क्योंकि मोहन भागवत तो साफ साफ कह रहे हैं कि इन बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए। संवाद करने में देरी कर दी, देरी नहीं की होती तो आज दिल्ली में वो स्थिति नहीं हुई होती जो 20 जुलाई को यहाँ पे लाठियाँ चलानी पड़ी, पैलेट गन चलाने पड़े। राजनीति और वोट बैंक अपनी जगह है और देश का भविष्य और उसकी प्राथमिकताएं अपनी जगह है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। लगभग 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ये हमारी ताकत है। इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए और अगर सही मायने में ऐसा हुआ तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर राजनीतिक धारा को ये सोचना होगा कि देश युवाओं को कैसे शक्तिपुंज बना सकता है। मत भूलिए कि 11 से लेकर 14 के बीच में जो अन्ना का आंदोलन हुआ, उस वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर था। वो व्हाट्सएप के दौर में सत्ता परिवर्तन हो गया था। 2 बार की चुनी सरकार कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की, 14 में चुनाव हार गई थी एक ऐसे व्यक्ति से जो एक राज्य का मुख्यमंत्री था, नरेंद्र मोदी। आज की जनता, आज की जनसंख्या इंस्टाग्राम पे है, शॉर्ट्स पे है, रील्स पे काम कर रही है, जेन जी जिसको कहते हैं। और ये अनफिल्टर्ड है, इसको फिल्टरेशन पसंद नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहती है। ये ओवर एक्सपोज है, इनके पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, इनके पास ओपिनियंस की कोई कमी नहीं है। इसीलिए जो व्हाट्सएप ने किया था 13-14 में, क्या इंस्टाग्राम रील्स अब कर रही हैं? क्या अब नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे वो उस तरफ के हों? आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। बात रांची में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन की करते हैं। जिस प्रदर्शन को जंतर मंतर आंदोलन का एक्सटेंशन कहा जाता है, छात्र सड़क पर हों तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं होता, सवाल विपक्ष से भी होता है। और जब वही छात्र कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई दें और कभी रांची की सड़कों पर, तो सियासत के रवैये की तुलना तो होगी ही। जंतर मंतर पर परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ छात्र उतरे थे। रांची में जेपीएससी, जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तब जंतर मंतर और अब रांची में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन राजनीति बिल्कुल जुदा है।
सवाल यह कि क्या छात्रों का दर्द जगह बदलते ही राजनीतिक मुद्दा भी बदल सकता है? दिल्ली में जब निशाना केंद्र की बीजेपी सरकार पर था तो बीजेपी नेताओं के सुर क्या हुआ करते थे, और अब रांची में अब सवाल जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार से है, तब बीजेपी की सक्रियता कितनी है? क्या युवाओं का मुद्दा भी अब सियासी सुविधा के हिसाब से देखा जा रहा है? देखिए वक्त कैसे बीतता है। देखते देखते रांची में जो प्रदर्शन छात्रों का चल रहा था उसका 14वां दिन हो गया, 2 हफ्ते बीत गए। देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर हैं, 6 छात्र भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हजारों छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने में शामिल हैं। ठीक वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी 20 जुलाई से पहले दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही थी, लेकिन 20 जुलाई के बाद जंतर मंतर पर जो हुआ ऐसा कुछ भी होता रांची में नहीं दिखाई दिया है। सरकार की तरफ से आंदोलन के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई पुलिसिया एक्शन नहीं लिया गया जैसा जंतर मंतर पर 20 जुलाई को देखने को मिला था। वहां रांची में रैलियां निकाली जा रही हैं, छात्रों के प्रोटेस्ट और मार्च निकालने पर कोई रोक नहीं है। 2 अगस्त को हजारों छात्रों ने जोरदार मार्च निकाला था। तस्वीरें बहुत सब कुछ साफ साफ कह रही हैं। चारों तरफ पुलिस का पहरा था लेकिन किसी को नहीं रोका गया। 5 अगस्त को छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान जोरदार बारिश होती रही। छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन किसी को पुलिस ने नहीं रोका, किसी पर लाठियां नहीं बरसाई। अब 6 अगस्त यानी कल की तस्वीरें देखिए। हजारों छात्र स्टेडियम में डटे हुए हैं। राज्य सरकार के विरोध में फ्लैश लाइट मार्च निकाला गया, लेकिन मजाल है कि अभी तक पुलिस से आई किसी की भी झड़प की कोई खबर आपने कहीं देखी हो। ढोल नगाड़े लेकर छात्र सड़कों पर हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, और यहां सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता भी खोला गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के लिए एक नया रास्ता खुलता भी दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन भी लगातार कह रहे हैं कि छात्रों की बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, उनसे बात करना जरूरी भी है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। आज आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं अनशन पर बैठे जेकेएलएम के नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि मांगे पूरी न होने तक उनका अनशन खत्म नहीं होगा। आपको अपडेट कर दूं, उन्होंने पानी पीना और नमक लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अन्न का त्याग अब तक महतो साहब ने किया हुआ है। आंदोलन का अधूरा रास्ता में आज तक मैं पीछे नहीं हटा हूँ। न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते अगर ये सफ़ेद चादर कफन में भी बदल जाएगा तो स्वीकार है। रांची में आज एक और हंगामा हुआ है। जेपीएससी प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची नेहा बोरा, जो कि लेफ्ट की नेता हैं, एक युवक ने उन पर स्याही फेंक दी। नेहा बोरा छात्र संगठन एआईएसए की अध्यक्ष हैं। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के बाद देश भर में मशहूर हो गई थी। हालांकि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों ने पहले ही आयशा से दूरी बना रखी है। रांची के छात्र आंदोलन में एक नहीं कई छात्र संगठन पहुंचे हुए हैं। कोई धरने में शामिल है तो कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन सवाल जंतर मंतर और रांची के आंदोलनों को लेकर सरकारों के रवैये पर लेकर उठता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सोरेन सरकार की आपत्ति के बाद छात्र बातचीत करने वाली कमेटी में बदलाव के लिए राजी हो गए, क्योंकि वहां सरकार बात करती हुई दिखाई दे रही है। सोरेन सरकार ने आपत्ति जताई थी कि वार्ता समिति से पत्रकार और वकील को बाहर किया जाए, जिसे छात्रों ने अब मान लिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी, जिन पर दबाव था कि आप झारखंड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है, आपने चुप्पी साधी हुई है, उन राहुल गांधी ने भी अब छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बात कर ली है। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन की मदद से हेमंत सोरेन की सरकार वहां चल रही है। राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी सभी मांगे और दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले को लेकर गंभीर है और झारखंड सरकार के सामने इन छात्रों की मांगों को जरूर रखेंगे।
तो राहुल गांधी वहां पर बदलने की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार से कहने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने बात की तो बीजेपी के बड़े नेता छात्रों से कब बात करेंगे। ये स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन को केंद्र की बीजेपी सरकार ने टैकल किया, उसके बाद बीजेपी के लिए ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे, ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे तो यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, आपको याद होगा। अब वहां बीजेपी विपक्ष में है तो बीजेपी को झारखंड में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी आकर बैठे। किसको क्या करना है, आप जनता को तय करना है। वैसे बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जरूर किए। जेपीएससी कार्यालय और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी सांसदों ने भी संसद परिसर में जेपीएससी की कथित अनियमितताओं पर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। आज भी झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी करके सरकार को घेरा है। हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव इस बात को लेकर है कि जांच की जो ये छात्रों की मांग है कि जांच होनी चाहिए पेपर इस पूरे कांड की, वो सीबीआई के द्वारा कराई जाए। वैसे आपको बता दूं कि झारखंड के कांग्रेस के नेता तो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन दबाव ये था कि राहुल गांधी बात करें। झारखंड में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाबूलाल मरांडी साहब जिनका बहुत सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने वो लगातार आंदोलनकारी छात्रों से मिल रहे हैं, उनके बीच जा भी रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनको जान नहीं देनी चाहिए। झारखंड को बचाना इस भ्रष्टाचार से जरूरी है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये आंदोलन सिर्फ बच्चों का नहीं है, झारखंड वासियों का है। इस बात को भी समझिए। छात्रों के आंदोलन के बीच सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उतनी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा दिखाई देता है जितना राजनीतिक रूप से उसे राज्य सरकार को घेरने के लिए दिखाई देना चाहता। यहां दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन वहां ये बड़े नेता रांची में क्यों नहीं जा रहे? यही वो जगह है जहां सियासत के दो चेहरे दिखाई देने लगते हैं। दिल्ली में जेन-जी केंद्र के खिलाफ आवाज उठाती है तो सवाल उठता है कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। रांची में छात्र राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब फिर सवाल उठता है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं की जा रही है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि जैसे वो सीबीआई जांच को रिकमेंड करेंगे तो मामला गेंद उनके पाले से निकलकर केंद्र के पास चली जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह के पास चली जाएगी, और ऐसे में वो अपने लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा नहीं करना चाहते, इसीलिए वो जांच को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और यही तो छात्रों की शिकायत है कि सीआईडी जांच क्यों कर रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है। दिल्ली में आंदोलन करने वाले युवाओं की नीयत पर सवाल उठाते हैं और रांची में आंदोलन करने वाले युवाओं के मुद्दे पर समर्थन देते हैं। तो क्या सरकार बदलते ही छात्रों के मुद्दे को देखने का चश्मा भी बदल जाता है? हालांकि बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने गए हैं, लेकिन अब ये राज्य का मामला नहीं रह गया है कि नेता प्रतिपक्ष पहुंच जाएंगे और रस्म अदायगी हो जाएगी। झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि 13 अगस्त के बाद रांची जाएंगे, अनशन भी करेंगे, लेकिन पार्टी की अनुमति लेने के बाद। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा देते हो? दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करा देते हो? पेपर लीक के सिस्टम को कैसे ठीक करोगे, या इस करप्शन के सिस्टम को कैसे ठीक करोगे? तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैंने कल रात तय किया है, क्योंकि आमरण अनशन एक ऐसा विषय है जिसके लिए कि पार्टी की इजाजत लेनी पड़ती है। पार्टी की इजाजत लेके निशिकांत दुबे आमरण अनशन पर 13 तारीख को जब संसद का सत्र खत्म होगा तब रांची में धरने पर या अनशन पर बैठेंगे, अगर पार्टी उनको ये इजाजत देगी। नीट पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी था। इस एग्जाम में 22 लाख बच्चे बैठे थे, जबकि झारखंड के जेपी एग्जाम का मुद्दा राज्य तक सीमित है। इस एग्जाम में करीब 2.25 लाख बच्चे जुड़ते हैं। एक राष्ट्रव्यापी है और एक राज्य का मामला है। यह सही है कि शुरू में रांची के आंदोलन को राज्य का मुद्दा समझकर
कम वेटेज मिल रही थी। नेशनल मीडिया में भी कम खबरें दिखाई जा रही थी। बीजेपी ने भी चुनावी राज्य पंजाब के पेपर लीक के मुद्दे पर तो दिल्ली में प्रदर्शन किया, लेकिन उसी वक्त रांची में भी प्रदर्शन चल रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। नेशनल मीडिया भी रांची के इस प्रदर्शन को खूब कवर कर रहा है। दिल्ली वाले यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब रांची पहुंच गए हैं। अब तो जेपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों को सीजेपी का भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर 36 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीप के इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर अब मैदान में उतर गए हैं। भले ही रांची नहीं पहुंचे हैं, लेकिन छात्रों के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। सीजेपी की कोर टीम ने रांची पहुंचकर आंदोलन को समर्थन की बात की है। अभी सीजेपी की झारखंड की यूनिट वहां पर छात्रों के साथ है, पर अभिजीत दीप के, सौरभ दास और आशुतोष रांग का उनका इंतजार झारखंड के छात्र कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है एलसी। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा हम वो करेंगे। वैसे आपको याद दिलाऊं, सीजेपी की जो 2 दिन की बैठक संभाजी नगर में हुई अभिजीत दीपके के अध्यक्षता में, वहां पर यह तय हुआ कि ये एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा। ये अभी राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ये भी कहा गया उसकी मिनट में कि देश भर में जहां भी छात्रों के मुद्दे होंगे, चाहे किसी की भी सरकारें हों, बीजेपी की हो या बीजेपी की विरोधी पार्टियों की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, जिसकी भी हो, जहां भी छात्रों का मुद्दा होगा वहां पर प्रेशर ग्रुप के तौर पर सीजेपी के लोग जाकर छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसी सिलसिले में अब ये कहा गया, क्योंकि 14 दिन हो गए अभिजीत दीप के वहां नहीं गए हैं, सौरभ दास, आशुतोष रांका रांची नहीं पहुंचे। अब कल की बैठक के बाद ये कहा गया कि हम रांची जाएंगे। कब जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान फ्री बिरयानी बांटकर चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद भी रांची पहुंच गए। जुनैद यहां भी लोगों को बिरयानी बांट रहे हैं, बिरयानी फ्री में खिला रहे हैं। जब जुनैद ने जेनजी के आंदोलन में खाना बांटा था तो कई सवाल पूछे गए, सवाल उठाए गए कि इतने बड़े स्तर पर रोज खाना बांटने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इसे विदेशी फंडिंग से जोड़कर संदेह भी पैदा किया गया था। बाद में तो दिल्ली के सीजेपी के आंदोलन में पाकिस्तान कनेक्शन का नैरेटिव भी सामने आया। जुनैद ने जंतर मंतर पर बिरयानी बांटी तो फंडिंग पर उसके सवाल उठाए गए। रांची में वही जुनैद पहुंचे तो अब सवाल बदल गया है। क्या वही जुनैद जब रांची में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को खाना खिला रहे हैं तो क्या अब कोई कहेगा कि वहां विदेशी फंडिंग है? क्या कोई कहेगा कि ये पाकिस्तान कनेक्शन है? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि छात्रों के आंदोलन को छात्रों का आंदोलन रहने देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के चक्कर में इस छात्रों के आंदोलन के साथ जो जाति करती हैं वो देश का ही नुकसान कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। 13 साल पहले आई थी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म रांझना का वो मिजाज तो आपको याद होगा। हम सब के सब सीटी बजाते रह गए और वो हाथ जोड़कर राजनीति में चला गया। लेकिन क्या अब सिल्वर स्क्रीन का ये रांझना वाकई रील से निकलकर रियल पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी कर रहा है? तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या थलपति विजय के बाद अब सुपरस्टार धनुष भी राजनीति में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने वाले हैं? क्या तमिलनाडु का अगला चुनाव विजय बनाम धनुष का महामुकाबला बनने जा रहा है? श्री जोसेफ विजय तमिलनाडु की तमिल फिल्में अब नॉर्थ में भी बहुत पॉपुलर हो गई और तमिल की पॉलिटिक्स भी नॉर्थ में खूब देखी जा रही है। दरअसल तमिल सिनेमा में 22 सालों से राज कर रहे 43 साल के अभिनेता धनुष, पूरा नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा थलाइवा, रजनीकांत के पूर्व दामाद धनुष अब सिर्फ अपनी फिल्मों या अवार्ड्स की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि उनके हालिया बयानों और समाज सेवा के मॉडल ने तमिलनाडु के सियासी गलियारों में इन दिनों हलचल पैदा की हुई है। दरअसल अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर धनुष ने गरीबों को मुफ्त ऑटो रिक्शा बांटे और 30 लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की।
चेन्नई में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें धनुष ने प्रशंसकों से, अपने फैन से कहा कि फिल्म रिलीज और ऑडियो लॉन्च से आगे बढ़ें, अपने क्षेत्रों में जन सेवा करें। इतना ही नहीं, धनुष अब तमिल अस्मिता पर भी बात करने से नहीं हिचकते हैं। धनुष कहते हैं कि मातृभाषा तमिल ना पढ़ा या लिख पाना गर्व की बात नहीं है, बल्कि शर्म और अपमान की बात है। ये तमाम बयान, तमाम घटनाएं राजनीति से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। धनुष के करीबी और उनके फैन क्लब से जुड़े लोग इसे महज समाज सेवा बताते हैं, लेकिन तमिलनाडु की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले समाज सेवा से आगे की बात अब कर रहे हैं। धनुष के फैन क्लब ने नया झंडा जारी कर दिया है, जिसमें लाल और सफेद सितारे और बीच में धनुष का तीर कमान बना हुआ है। बिल्कुल उसी ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की याद दिलाता है जिसे थलपति विजय ने अपनी पार्टी टीवी के बनाने से पहले अपनाया था। यही नहीं, विजय के ज्योतिषी रिकी राघवन पंडित वेट्रीवाल का तो यहां तक दावा है कि 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय और धनुष के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या है कि सिल्वर स्क्रीन का हर बड़ा सितारा राजनीति के क्षितिज पर चमकना चाहता है? दरअसल तमिलनाडु में सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जनमानस को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा हथियार रहा है। यहाँ अभिनेताओं को भगवान की तरह पूजा जाता है, और जब ये सितारे पर्दे से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो इन्हें सियासत में सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है। डीएमके को पहचान दिलाने के बाद उन्होंने एआईएडीएमके की नींव रखी, लगातार 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर ने साबित कर दिया कि अगर फैन बेस मजबूत हो तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जा सकती है। राजनीतिक पटकथा लिखने में एम करुणानिधि का कोई सानी नहीं था। वो कोई एक्टर नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सबसे दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर थे। करुणानिधि ने फिल्मों के संवादों के जरिए द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया और तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। तो एक ऐसी तमिल ब्लॉकबस्टर आने की तैयारी चल रही है जिसमें 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स सिनेमा के पर्दे पे नहीं, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तमिलनाडु की राजनीति की बहुत ही दिलचस्प एक नई पटकथा लिखी जा रही है। दरअसल सिनेमा से राजनीति का ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि समय के साथ और अधिक आक्रामक होता गया है। कैसे? अब जब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता से होते हुए जलग नायकन कमल हासन, जिनको कहा जाता है, जिनको यानी विश्व नायक कहते हैं, वो दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने मक्कल निधि मयक्कम के नाम से पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, आपको याद होगा। और कमल हासन बड़ा एक्टिव भी हैं इन दिनों, और एक तरीके से तमिलनाडु में विपक्षी केंद्र की राजनीति की हिसाब से बात करें तो बीजेपी के विरोधी के तौर पर आप इनको तमिलनाडु की राजनीति में कमल हासन को आप देख सकते हैं। करुणानिधि के पोते और स्टालिन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके, और आज की तारीख में तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, माफ करिएगा। ये भी राजनीति में आने से पहले तमिल फिल्मों के सफल हीरो रहे, बड़ी सुपरहिट फिल्में उन्होंने बनाई, निर्माता रहे। उन्होंने भी अपने फिल्मी करियर की लोकप्रियता का पूरा इस्तेमाल अपने राजनीतिक साख मजबूत करने में किया, क्योंकि करुणानिधि के परिवार से आते थे तो वो पेट्रोनेज भी मिला उदयनिधि को। लेकिन तमिल सिनेमा के बॉक्स ऑफिस किंग थलपति विजय ने हाल ही में तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के पार्टी बनाई थलपति विजय ने, और पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया। इस पार्टी ने करुणानिधि की पार्टी को, स्टालिन की पार्टी को, जो 10 साल से शासन कर रही थी, उसको चुनाव हरा दिया। विजय के लाखों संगठित फैंस आज उनकी राजनीतिक सेना बना चुके हैं। पहले फैन क्लब बना, फैन क्लब से वो कब उनके सपोर्टर बनते गए, और कब धीरे धीरे करके पार्टी के मजबूत काडर बन गए, और फैन क्लब के जुड़े लोग आज की तारीख में थलपति विजय की कैबिनेट के मंत्री भी बन चुके हैं। इसी की बदौलत पहली बार चुनावी मैदान में उतरी उनकी नई नवेली पार्टी टीवीके ने इस बार इतिहास रचा था, और आज सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक सामने आए हैं। जाहिर है एमजीआर ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उसे विजय ने आगे बढ़ाया है, और अब अगर आने वाले समय में धनुष भी मुख्यमंत्री पद की रेस में खड़े दिखे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धनुष की हालिया रणनीति साफ संकेत देती है कि तमिल ना बोलने लिखने वालों पर निशाना साधकर धनुष ने सीधे तमिल अस्मिता के संवेदनशील तार को छेड़ा है। पूरे राज्य के दौरे की योजना है।
कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, अपना अलग झंडा पेश कर दिया है। इस बात की ओर धीरे धीरे इशारा कर रहा है कि बैकग्राउंड में कोई बड़ी सियासी जमीन का एक पटकथा लिखी जा रही है, कोई एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो शायद बाद में दिखाई दे एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक राजनीतिक ढांचा। ठीक उसी तरीके से जैसे विजय ने राजनीति में आने की तैयारी 15 साल पहले शुरू कर दी थी। सुपरस्टार विजय ने अपने फैंस को ही अपनी ताकत बनाया। अपने फैंस क्लब को संगठित कर विजय मक्कल इयक्कम नाम का एक सामाजिक संगठन पहले खड़ा किया। शुरुआती 10 सालों में तमिलनाडु में हजारों विजय के फैन क्लब बन गए। विजय इनके जरिए समाज सेवा और चैरिटी का काम बखूबी करते रहे। साल 2011 के साइक्लोन के वक्त उनका रिलीफ कैंप सबसे पहले चर्चा में आया था। विजय फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगातार वो काम करते रहे। धीरे धीरे उनकी पहचान जमीन पर मजबूत होती गई कि ये जो एक्टर है ये स्क्रीन का एक्टर नहीं है, ये लोगों के बीच का एक्टर है। ये जनता की संवेदनाओं को, जरूरतों को समझता है, साथ ही समर्पित है और वफादार कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम धीरे धीरे विजय के पीछे खड़ी हो गई। 15 साल लगे। इससे उन्होंने मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद मिली और 2011 के चुनावों में विजय के संगठन ने जयललिता की पार्टी AIADMK का उस वक्त समर्थन भी किया था। 21-22 में आते आते लोकल बॉडी इलेक्शंस में विजय ने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तब 169 में से 115 सीटें उनके उम्मीदवारों ने जीत ली। वो पहली बार उनके विरोधियों के लिए घंटी बजी थी कि विजय एक सीरियस प्लेयर है। इस सफलता के बाद विजय ने राजनीति पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। फरवरी 2024 में TVK की नींव रख दी और आज देखिए जब जयललिता नहीं है, AIADMK बिखर गई है, DMK की लीडरशिप भी स्टालिन जैसे बुजुर्ग के हाथ में है और उदयनिधि को कमान नहीं सौंपी गई, उस पूरे वैक्यूम का फायदा विजय ने उठाया है। अब धनुष की बात करते हैं। धनुष की शादी सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुई थी। 18 साल तक चली शादी के टूटने और तलाक के बाद धनुष अब अपनी जिंदगी और करियर के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर वो समाज सेवा करते दिखाई देना चाहते हैं। फिल्मों में तो धनुष ने अपनी अदाकारी से हर किसी को अपना मुरीद बनाया है, यहां तक कि उत्तर भारत के ऑडियंस को भी। लेकिन क्या वे रांझणा के कुंदन की तरह राजनीति की गलियों में भी उतना ही बड़ा इनकलाब ला पाएंगे? क्या 2031 में तमिलनाडु की राजनीति विजय बनाम धनुष के ब्लॉकबस्टर क्लेश की गवाह बनेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु की सियासत में सिनेमा का ये वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आना अभी तो बाकी है। इस बीच आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता दें आज की, जो देर शाम का डेवलपमेंट है। थाईलैंड से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली आज खबर सामने आई है। राजधानी बैंकॉक के एक स्कूल में 9वीं के छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर 3 टीचर और 3 छात्रों को, अपने साथी छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक हमले में 15 लोग घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह कि स्कूल आने से पहले हमलावर छात्र ने घर पर अपने दादा दादी का भी कत्ल किया था। वारदात में पेशे से शिक्षक रहे उसके दादा की 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। स्कूल में फायरिंग के बाद हमलावर छात्र ने खुद को भी गोली मार ली है, जिससे उसकी भी मौत हो गई है। पढ़ाई में होनहार और वीडियो गेम का शौकीन एक 15 साल का छात्र अचानक कातिल कैसे बन गया? पुलिस अब इसके पीछे की असल वजह तलाशने में जुट गई है। थाईलैंड के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद यहां की सरकार ने हथियारों की उपलब्धता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की निगरानी बढ़ाने की बात कही थी। कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू, मेरा फेवरेट सेगमेंट, मोहन भागवत ने जो बयान दिया उस पर ऋषभ मिश्रा साहब का पोस्ट है। RSS प्रमुख मोहन भागवत का युवाओं से संवाद का कार्यक्रम करने का मत ये ठीक है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। उनकी आवाज़ को सुनना और मंथन करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में युवाओं को आगे बढ़ना होगा। पब्लिक व्यू एक और है तमिलनाडु के मामले पर अविनाश कुमार पांडे का। दक्षिण की राजनीति में स्टार फैक्टर हमेशा अहम रहा। जनता ने स्टार्स को मौका भी दिया। धनुष अगर आए तो राजनीति में सफलता पाना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।